हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं रेनू चौधरी आपका वेलकम करती हूँ एचडी सैनिक स्कूल पर। कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन से। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास। जैसे कि आपको पता है ये हमारी थर्ड या फोर्थ क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ डिफरेंट चीजें। अभी तक मैंने आपको कैलकुलेशन कराया है, अभी तक मैंने आपको अलजेब्रा कराया है, अभी तक मैंने आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एचसीएफ ये सारी चीजें करा दी है। कल जो मैंने यानी जो लास्ट टाइम मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको सारी कैलकुलेशन वाली चीजें, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शनल, जिसके अंदर एवरेज, जिसके अंदर परसेंटेज, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस, ऐसी सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो क्या होता है, सारी चीजें। अब बात आ जाती है थोड़ी सी आगे। अभी तक हमने शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? अभी तक हमने लाइंस, एंगल, शेप, मेजरमेंट इन सब के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री का पोर्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी फिगर्स के बारे में, बहुत सारी शेप्स के बारे में, बहुत सारे चीजों के एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि कोई सी भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या, दुख दर्द, परेशानी है तो मेरे को बता देना, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर है कि ये लो, सबसे पहले है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हमें बताना है कि प्लेन फिगर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लेन फिगर से। यानी कि ऐसी फिगर जो हमारी लाइनों से बनी होती है। जैसे प्लेन फिगर का मतलब होता है, जैसे प्लेन फिगर का मतलब होता है जैसे ये क्या हो गया, ये एक प्लेन फिगर है जो लाइनों से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? जो लाइनों से बनी हुई है। तो एनी प्लेन फिगर विच मेड अप ऑफ सम लाइन और कर्व इज कॉल्ड ए प्लेन फिगर। जैसे ये भी एक क्या है, ये भी एक प्लेन फिगर है। यानी कि सारी समतल में रखी हुई या प्लेन में रखी हुई ऐसी चीजें जिनको हम कुछ फिगर देख सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर। जिनमें केवल दो चीजें होती हैं, जिनमें केवल दो दिशाएं होती हैं, जिनको हम 2D भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन मटरा रही। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एरिया क्या होता है? एरिया होता है किसी भी फिगर के द्वारा। हमें यहाँ पे कोई चीज रटनी नहीं है, बस हम चीजों को समझेंगे कि कोई चीज होती कैसे है। एरिया होता है कि किसी भी फिगर के द्वारा, जो इनक्लोज किया गया स्थान है या जो इनक्लोज की गई जगह या प्लेस जिसको आप बोले, उसको बोल देते हैं हम एरिया। क्या बोल देते हैं? किसी भी प्लेन फिगर के द्वारा इनक्लोज की गई जगह को या प्लेस को ही हम क्या बोल देते हैं? एरिया बोल देते हैं। सो दैट इज एरिया। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाता है? पेरीमीटर होता है हमारा जो भी हमारी शेप होती है, इस शेप की ये जो बाहर वाली पूरी की पूरी लंबाई होती है, इसको हम पैरामीटर बोल देते हैं। इस शेप की जो ये पूरी की पूरी बाहर की लंबाई होती है, इसको हम पैरामीटर बोल देते हैं। अगर इसमें 4 लाइनें हैं तो इन चारों लाइनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका बाहर की पूरी लाइन की लंबाई आ जाएगी। जैसे इसमें 3 लाइनें हैं, अगर मैं इन तीनों लाइनों को जोड़ दूं तो इसकी पूरी लंबाई आ जाएगी, जिसको बोल देते हैं हम पैरामीटर। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल वो एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, और उस पॉइंट से उस कर्व तक की लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। क्या बोला मैंने? उस पॉइंट से, सपोज करो ये एक पॉइंट है, यहां से जो ये कर्व मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला है। इक्वल डिस्टेंस पे रहने के लिए
जो कर्व जिस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है इसी को हम बोल देते हैं सर्कल। अगर आप देखोगे कि ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहने वाली है, क्या रहने वाली है, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहने वाली है, और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं रेडियस, जिसको शो कराते हैं हम स्मॉल आर से। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम रेडियस। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो हाफ वाले पोर्शन को बोल देते हैं हम सेमी सर्कल। हाफ वाले सर्कल को बोल देते हैं हम सेमी सर्कल। यानी कि सपोज करो ये मेरा पूरा सर्कल है, जैसे ये मेरा पूरा सर्कल है, अगर इस सर्कल के बिल्कुल मिड पॉइंट से, यानी जिस जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे थे उस फिक्स पॉइंट से अगर दूसरे कॉर्नर को मिला दे तो ये जो हाफ पार्ट होता है, इधर वाला बोलो या इधर वाला हाफ पार्ट बोलो, इसी को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, है ना। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, यानी कि ये हो जाएगा एक अर्धवर्त, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं वर्त। ये हो जाएगा हमारा एक अर्धवर्त, इसको बोल देते हैं हम वर्त। ठीक है, आगे चले। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। इसके बाद आ जाता है सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कि किसी भी सर्कल का सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, बताइए। किसी भी सर्कल का सेगमेंट या फिर सर्कल क्या होता है। जब हम किसी को कट कर देते हैं, सपोज करो ये हमारा सर्कल है, क्या है, ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल में, ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में मैं कुछ चीजें ऐसे कट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, मैं कुछ चीजें ऐसे कट कर देती हूँ। सपोज करो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, क्योंकि फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट से ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। जो ये लंबाई है ना, जो ये लंबाई है, इस लंबाई को बोल देते हैं हम कोड। इस लंबाई को बोल देते हैं हम कोड। तो ये वाली लंबाई को आप बोलेंगे कोड, इसको बोल देते हैं हम कोड। ये होती है हमारी रेडियस। आप बोलोगे क्यों ये रेडियस क्यों है, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस कॉर्नर पर आकर मिल रही है, ये भी इस फोकस पॉइंट से इस कॉर्नर पर आकर मिल रही है, तो ये दोनों हमारी रेडियस है। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला कोड से जो नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन है, इन दोनों को ही बोल देते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोल देते हैं हम मेजर सेगमेंट। क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब कोई कोड किसी सर्कल को कट करती है, सर्कल को कट करने के बाद जो पोर्शन बनते हैं उसको बोल देते हैं हम सेगमेंट। क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम सेगमेंट। आगे चले, आगे चले, चलिए चलिए आगे चलते हैं। बस यहाँ पर इतनी सी बात थी, अब चलते हैं कुछ आगे। एक सेकेंड, इसमें कम चीजें टाइप की गई है, जब तो मैं देख लेती हूँ कुछ छूट ना जाए। इसमें कम चीजें टाइप की गई है इसलिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैंने बस टॉपिक डाले हुए हैं, बस टॉपिक डाले हुए हैं। उन टॉपिक के बाद जो बचता है वो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहां से कोई सेब उठा लेती हूँ। ये मेरा एक सर्कल है, देखो ये मेरा सर्कल है। इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जब ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। उस फिक्स पॉइंट से आप किसी सर्कल के किसी भी किनारे पर जाकर मिलो, जो ये बाहर वाली आउटर लाइन होती है इसको हम परिधि बोलते हैं। जो ये बाहर वाली आउटर लाइन होती है इसको हम परिधि बोलते हैं या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको या तो हम परिधि बोलते हैं या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमेशा इक्वल रहने वाली है, चाहे आप कहीं से भी मिलाओ। दूसरी बात, जो ये पीस ऑफ क्या बोल सकते हो आप, क्या खाते हो, आप खाते हो पिज्जा। जो ये पीस ऑफ पिज्जा बनकर निकलता है ना, जो ये पीस ऑफ पिज्जा बनकर निकलता है, इसी को बोल देते हैं हम सेक्टर। क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं हम सेक्टर। जो ये पीस ऑफ पिज्जा निकल कर बनता है, इसी को बोल देते हैं हम सेक्टर। आगे चले, वही बात हो गई कि जो ये ऊपर वाला बन गया ये हो जाएगा मेजर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला बन गया ये हो जाएगा माइनर वाला पार्ट। यानी कि जो हमारी रेडियस होती है, जब वो फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर जाकर मिलती है और जो एक कर्व को कट करती है, यानी एक शेप को बनाती है, तो जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको बोल देते हैं हम माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पोर्शन बचता है उसको बोल देते हैं हम मेजर सेक्टर। ठीक है, एक हो जाता है हमारा माइनर सेक्टर, एक होता है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, आगे है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है जिसके अंदर 3 भुजाएं होती है, या बोलो तो जिसके अंदर 3 साइड होती है। वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है ऐसे दिखने वाली शेप। ठीक है, चलिए, ऐसी दिखने वाली शेप जिसके अंदर 3 भुजाएं होती है, या फिर 3 साइड आप बोलो, जिसके अंदर 3 डिफरेंट एंगल होते हैं, जहां पर 2 साइड का एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। जहां पर 2 साइड का एंड पॉइंट होता है और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं? इन पॉइंट्स को बोल देते हैं हम वर्टेक्स, इसको भी। और वर्टेक्स पर बनने वाला कॉर्नर को हम एंगल बोल देते हैं। वर्टेक्स पर बनने वाले कॉर्नर को हम एंगल बोल देते हैं। और जो ये 3 भुजाएं होती है, जो 3 साइड से जो इनक्लोज कर्व होता है, उसी को हम ट्राइंगल बोल देते हैं। एक होता है हमारा आइसोस्केल, एक होता है राइट, और एक होता है इक्विलैटरल। आइसोस्केल ट्राइंगल होता है हमारा जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है। आइसोस्केल ट्राइंगल होता है जो हमारा नॉर्मल ट्राइंगल होता है, जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर होती है। जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर होती है। अगर ये और ये इक्वल होगी तो ये थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, वो हो जाता है हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सम द्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं या 2 साइड इक्वल होती है उसको बोल देते हैं हम उसको बोल देते हैं हम आइसोस्केल ट्राइंगल। एक होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम बोल देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहने वाली है। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बोले तो कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। अरे पहले इनके वो भी बता देते हैं। देखो, जो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, इनके पहले फॉर्मूले भी बता देती हूँ। जो आइसोस्केल ट्राइंगल है उसकी मैंने बताया आपको 2 भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होती है। और जो इसका पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। भाई जब ये ए होगी तो ये भी ए होगी, तो ये कितनी, इसको बी बोल देते हैं। 2 साइड्स इक्वल है, यानी कि अगर एक ए है तो दूसरी भी ए होगी, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 2a + b। क्या हो जाएगा? 2a + b हो जाएगा।
इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा b बाई ए अंडर रूट 4a² - b। इसका जो एरिया होता है आइसोस्केल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है b बाई ए 4a² - b। जो ये 4a² आया है ये कहां से आया है, ये आया है 2a का स्क्वायर, क्योंकि दो साइड है मेरे पास, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। और जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, आपने देखा होगा कई बार कि हमारे पास s होता है, s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये जो s है ये होता है सेमी पैरामीटर, ये होता है सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है कि जो भी ट्राइंगल का एरिया है उसका आधा पैरामीटर हमने निकाला है। जब हमें पूरा पैरामीटर निकालना होगा तो ये बन जाएगा 2s = a प्लस बी प्लस सी। तो जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, ये 2s की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी 2s की वैल्यू आई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी 2s की वैल्यू आई है। एक आ जाता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल में 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें तो पता है सारी साइड्स इक्वल है। जब सारी साइड्स इक्वल है तो 3a हो जाएगी। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a², ठीक है। यही दोस्तों क्या होता है, √3/4a², ये होता है हमारा इक्विलैटरल का। फिर आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी वही हो जाएगा इन सबको जोड़ के, यानी कि 2s = a प्लस बी प्लस सी। फिर हम बताएंगे कि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्राइंगल का एरिया है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्राइंगल का एरिया है, तो इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी बेस इंटू हाइट बोले तो परपेंडिकुलर, और जो उसकी नीचे वाली पर बेसिक लाइन है जिसको हम आधार बोलते हैं, यानी कि लंब और आधार का गुना करने के बाद 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल मेरा कुछ ऐसा सा दिखने वाला है। ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल मेरा कुछ ऐसा सा दिखने वाला है जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर है। मुझे दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेरे को बताना है कि इसकी, हाँ ठीक है, अब मेरे को बताना है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। क्या कोई मेरे को बताएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा एरिया है, 1/2 एरिया हो जाएगा 1/2 बेस कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है मेरी 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते समय जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है, इसलिए जो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 2 बार आए हुए हैं, तो ये हम क्या कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस भी शेप के अंदर 4 साइड्स होती हैं वही हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। जिस भी शेप के अंदर 4 साइड होती है वही हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे
सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ठीक है। क्या है मेरे पास? एक क्वाड्रिलेटरल है जो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए, और उसके एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल के जितने भी ट्रायंगल जो होता है हमारा, जो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला एंगल होता है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के हम निकाल लेते हैं। जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है इसमें दो एंगल की लेंथ सेम, दो एंगल का मेजरमेंट सेम होता है, बाकी के हम निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके एंगल का जो सम होगा, यानी कि ये वाला एंगल, इन चारों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तभी ये क्वाड्रिलेटरल होगा। 4 साइड से बंद होना चाहिए। 4 साइड से बंद होने के बाद जो वर्टेक्स पर एंगल बनते हैं उन एंगल का अगर हम जोड़ कर दे, सम कर दे, तो सम करने के बाद वो क्या आना चाहिए? वो 360 आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम होता है कुछ ऐसा दिखने वाला। पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखने वाली शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जिसके अंदर जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं, यानी कि अगर एक ऐसे झुकी हुई है तो उसके सामने वाली भी इतनी ही झुकी हुई होंगी। अगर एक ऐसे गई हुई है तो उसके नीचे वाली भी ऐसे ही गई हुई होगी। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है, नहीं। पैरेलल का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, बराबर में चल रही है, साथ में चल रही है, तो उनको बोल देते हैं हम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जो ये शेप बनाई है ये मैंने बनाई है पैरेललोग्राम की, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या साइड्स अपोजिट टू ईच अदर्स आर इक्वल और पैरेलल। क्या बोला मैंने? साइड्स opposite to each other, opposite to each other are equal, and parallel, ठीक है। जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। फिर दूसरी बात, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा इसका कि सपोज करो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है तो इसके सामने वाली भी ए होगी, ये बी है तो इसके सामने वाली भी बी होगी। तो इसका भी पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मैंने 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ए भी 2 बार है वहां पर और बी भी वहां पर 2 बार है, ठीक है। फिर आ जाती है कि एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, देखो ये जो 2 लाइन मैंने बनाई है इसका मतलब होता है पैरेलल, और जीएम जो लगाया इसका मतलब है ग्राम, पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा बेस इंटू हाइट। क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है जो ये पड़ी हुई लाइन होती है इसको हम बेस बोल देते हैं। हाइट का मतलब होता है कि जो हमारी यहां से यहां तक की लेंथ है उसको हम हाइट बोल देते हैं। तो बेस इंटू हाइट हो जाता है हमारे पैरेललोग्राम का एरिया। बेस इंटू हाइट हो जाता है हमारे पैरेललोग्राम का एरिया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और जो पैरेललोग्राम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं।
देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, इसमें भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, इसमें भी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है। बट कंडीशन इज, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगी। दूसरी बात, इसका जो पैरामीटर है वो भी सेम हो जाएगा, सेम इसकी तरह। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं। जब दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं तो हमें पता है पैरामीटर वही होता है जब बाहर वाली सारी लाइनों को ऐड कर दिया जाता है। जब बाहर वाली सारी लाइनों को ऐड कर दिया जाता है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा पैरामीटर। या बाहर वाली सारी साइडों को अगर आप जोड़ दो तो भी हमारा पैरामीटर बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। फिर आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि दो साइड्स हैं जो जिनकी लेंथ बराबर है, तो हम कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेंथ। क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेंथ। और जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये वाला डायगोनल और ये वाले डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, जो ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाकर जो ये तिरछी लाइनें मिलती है इनको बोल देते हैं हम डायगोनल। ये आप पैरेललोग्राम में भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी डायगोनल जो चार शेप से, जो चार लाइनों का होता है, उस चार लाइनों वाली शेप के अंदर डायगोनल तो बनेंगे ही, क्योंकि आमने सामने के जो वर्टेक्स होते हैं अगर हम उन दोनों को आपस में मिला दे, दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो लाइन बनती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम डायगोनल बोल देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आगे आ जाता है हमारा स्क्वायर। आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर भी हमारा कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बस उसमें एक थोड़ी सी अलग चीज होती है। सपोज करो ये हमारा स्क्वायर है। क्या है ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक लेंथ ए है तो बाकी बची हुई लेंथ भी हमारी ए ही होगी। क्या होगा, इसमें अगर एक लेंथ हमारी ए है तो बाकी बची हुई लेंथ भी ए ही होगी। दैट मीन्स कि सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। क्या बोला मैंने, साइड्स आर इक्वल, साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। जब सारी साइड इक्वल होंगी तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि a कितनी बार आया, 4 बार, तो ये बन जाएगा 4a। फिर जब मैं इसके एरिया की बात करूंगी, एरिया क्या होता है मुझे पता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ होता है। तो जब इसमें तो सब कुछ बराबर है तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर। चलिए, फिर आता है हमारा रोम्बस। इसके अंदर भी जो डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, इसके अंदर भी डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। फिर आ जाता है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है कुछ पैरेललोग्राम की तरह ही। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस हमारा कुछ पैरेललोग्राम जैसा ही दिखने वाला होता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि रोम्बस के अंदर भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, बट सारी साइड्स इक्वल होती है। सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सारी साइड पैरेलल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है। इसमें और रोम्बस में एक ही फर्क है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के जो एंगल होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे, बट पैरेललोग्राम और रोम्बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रोम्बस का डायगोनल होता है, रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर
कट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी एंगल बने हुए हैं ये सारे 90 डिग्री के बने हुए हैं। फिर बात आ जाती है पैरामीटर की, तो इसका पैरामीटर भी 4a होगा। फिर बात आ जाती है एरिया की। एरिया आप लोग मेरे को बताइए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, या तो आप बोलो बेस इनटू हाइट, बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह, या तो आप बोलो बेस इनटू हाइट। ठीक है, और अगर हमें डायगोनल दिए हुए हैं, अगर अगर केवल हमें डायगोनल दिए हुए हैं, हमें लेंथ नहीं पता कि लेंथ कितनी हो जाएगी, तब इसका फॉर्मूला होता है 2√d1 इंटू d2। 2 अरे अंडर रूट नहीं, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर केवल हमें पैरामीटर, अगर केवल हमें डायगोनल गिवन है, अगर डायगोनल केवल गिवन है तब एरिया हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। अगर हमें साइड्स गिवन है तब ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, हमें पता है कि जो हमारा बेस है, जो हमारी साइड्स हैं वो सारी ए हैं। जब वो सारी ए है तो बेस भी क्या हो जाएगा, बेस भी ए हो जाएगा, और वो बन जाएगा ए इंटू एच। यानी इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। डायगोनल होते हैं हमारे ये, एक डायगोनल को आप d1 बोल सकते हो, दूसरे डायगोनल को आप d2 बोल सकते हो, और ये सारी चीजें आप सब में कर सकते हो। एक डायगोनल को d1 बोल सकते हो, एक डायगोनल को आप d2 बोल सकते हो। आगे चलें, इसके बाद आ जाता है ट्रेपीजियम। इसके बाद आ जाता है एक शेप बच जाती है जिसको बोल देते हैं हम ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम हमारा कुछ ऐसी दिखने वाली शेप होती है, यानी कि उसमें आमने सामने की दो साइड पैरेलल तो होती है, उसमें आमने सामने की दो साइड्स पैरेलल तो होती है, जैसे ये साइड और ये साइड, बट कोई भी लेंथ हमारी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। कोई भी लेंथ हमारी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। इन ए ट्रेपीजियम लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेलल लाइन बी ए एंड बी। ठीक है, अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो जब हम ट्रिपीजियम की हाइट निकालते हैं तो हम यहाँ से निकालते हैं, क्यों, इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। ये हमारी हाइट हो जाती है। आप कहीं से भी निकालो, हाइट तो हाइट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जो ट्रेपीजियम होता है उसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ठीक है, और उनकी लेंथ बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा सारी साइड्स का सम। सारी साइड्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सारी साइड्स का सम हो जाता है ए बी। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी डी प्लस डी ए, यानी कि सारी साइड्स को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा पैरामीटर होता है। ये तो सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी कहां से आया, इन दोनों पैरेलल साइडों को जोड़ देंगे, और एच यानी कि हाइट, एच यानी कि हाइट। अभी तक हम क्या करते थे, बेस इंटू हाइट करते थे, बट अभी हमारे पास हमें पता है कि बेस हमारा इक्वल नहीं है ऊपर नीचे से, तो हम क्या करेंगे, वो पैरेलल वाली दोनों साइड को जोड़ के और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा ट्रेपीजियम का एरिया। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास गिवन है और उसका मुझे एरिया बताना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है, यहां से यहां पर मिल रहा है, देन कैसे मिल रहा है, देन यहां से यहां पर मिल रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है, इसका मुझे एरिया बताना है। यहाँ पर कुछ लेंथ गिवन है मेरे को, और यहाँ पर भी कुछ लेंथ गिवन है मुझे। ठीक है, अब ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, और ये बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या क्या गिवन है, हमें डायगोनल गिवन है, एक डायगोनल हमें गिवन है। डायगोनल बोले तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ हमें गिवन है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ये पूरी लेंथ की लेंथ ही 8 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है हमें, हमें एक लंबाई गिवन है b1 नाम देंगे जिसको, जो 2.5 सेंटीमीटर है। एक को हम b2 नाम देंगे जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस गिवन क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। इस गिवन क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल को निकाल लो, क्योंकि इसमें क्या, देखो ये वाला ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको पलट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसको पलट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। भाई जब आप इस ट्रायंगल को पलट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आपको ये लेंथ पता है कि 3.5 सेंटीमीटर है और ये 8 है, और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर जो ऊपर वाला है उसके साथ भी आप ऐसे करोगे, वो वाला ट्रायंगल का एरिया ये हो जाएगा 2.5 और ये फिर से 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे 1/2 इंटू 8 इंटू 3.5 प्लस 2.5, क्योंकि जोड़ने के बाद भी आप देखोगे ये दोनों चीज तो दोनों में है, बस इनको ही तो हमें जोड़ना है, तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, और जोड़कर जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12, और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। अरे ये 4 है, 4, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हमने देखा इनके अंदर एंगल्स का भी यूज होता है, इनके अंदर लंबाई का भी यूज होता है, इनके अंदर बहुत सारी फिगर्स होती हैं, कुछ प्लेन फिगर होती हैं, कुछ सॉलिड फिगर होती हैं, तो इसलिए हमें इनके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी हमने जो क्लियर किया है वो क्लियर किया है हमने प्लेन फिगर के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर के बारे में। सॉलिड फिगर बोले तो जैसे कि एक क्लोज कर्व होता है, जिसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेंथ भी होती है और हाइट भी होती है, जिसके अंदर जैसे कि सपोज करो आपका रूम है, आपके रूम के अंदर क्या है, आपके रूम के अंदर लेंथ भी है, ब्रेंथ भी है और हाइट भी है। वो क्या है, वो एक सॉलिड चीज है, उसके अंदर हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। बट जो ये प्लेन फिगर होती है ये एक समतल में होती है, यानी कि एक प्लेन में होती है, जिसको हम बस देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर केवल 2D होता है, दो शेप होता है, वो बंद नहीं होता, वो एक बॉक्स नहीं बनाता। दैट्स वाई हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, केवल वो एक प्लेन फिगर है। बट जब सॉलिड फिगर की बात आ जाती है, सॉलिड फिगर के अंदर कोई कंटेनर की अगर आप बात करो, कोई ग्लास की बात करो, बकेट की बात करो, मग की बात करो, या किसी भी बोतल की आप बात करो, वो सारी क्या है, वो सारी सॉलिड फिगर हैं, क्योंकि हम उनके अंदर कुछ ना कुछ रख पा रहे हैं, यानी उनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जिनके अंदर जैसे पानी का टैंक होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सॉलिड फिगर बोले तो क्या एक होता है हमारा पॉलीहेड्रन। पहले सॉलिड फिगर के बारे में जानने से पहले, सॉलिड फिगर के बारे में जानने से पहले जो सॉलिड फिगर होती है वो हमारा बंद बॉक्स आप बोल सकते हो। जैसे कि आपका रूम, जैसे कि आपका रूम भी क्या है, आपका रूम भी एक सॉलिड फिगर है। आपने देखा होगा
इसके पास छत भी है, इसके पास फ्लोर भी है, और इसके पास दीवारें भी बनी हुई है, इसके पास दीवारें भी बनी हुई है। तो ये क्या है? ये एक सॉलिड फिगर है। क्या बन जाएगी? ये एक सॉलिड चीज है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगी। यानी कि अगर हम उसके अंदर की क्वांटिटी को निकाल ले कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो उसको बोल देते हैं हम वॉल्यूम। क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम। और जितना एरिया इसने घेरा हुआ है, जितने एरिया को ये कवर करती है, उसको बोल देते हैं हम एरिया। जितनी भी चीजों से ये इनक्लोज हो रखी है, उसको बोल देते हैं हम एरिया। जैसे प्लेन का एरिया होता है प्लेन फिगर्स का, ऐसे ही सॉलिड फिगर्स का भी एरिया होता है। बट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कितनी क्वांटिटी आने वाली है, उसको बोल देते हैं हम वॉल्यूम। ये होता है हमारा पॉलीहेड्रन, जो एक सॉलिड शेप होती है बाउंडेड बाय ए पॉलीगन रीजन। जो एक सॉलिड शेप होती है, जो एक पॉलीगन से, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है जितनी भी दुनिया में शेप्स हैं, जितनी भी दुनिया में शेप्स हैं, चाहे वो ट्रायंगल की बात करो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की बात करो, चाहे वो हेक्सागन की बात करो, चाहे वो पेंटागन की बात करो, यानी कि चाहे जितनी शेप है किसी के भी अंदर, चाहे कितनी साइड्स हैं किसी के भी अंदर, वो सब क्या होते हैं? वो सब पॉलीगन होते हैं। और जब बहुत सारे पॉलीगन को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, जब बहुत सारे पॉलीगन को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखने से जो बंडल बन जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखने से जो शेप बन जाती है, इसी को हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे आपकी बुक होती है, बुक को अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? लंबाई भी मिल जाएगी, चौड़ाई भी मिल जाएगी, और ऊंचाई भी मिल जाएगी। जितनी भी बुक आपने रखी होगी, उस बुक की एक सीरीज बन जाएगी, और उस वो जो पूरी हाइट होगी, उसको बोलते हैं हम उस पर्टिकुलर थिंग की हाइट। तो एक सॉलिड शेप होती है जो पॉलीगन से बाउंडेड होती है, उसी को हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो ये हमारी क्लोज फिगर होती है ना, जो ये हमारी क्लोज फिगर या सॉलिड फिगर होती है ना, इनके अंदर फेस भी होते हैं। फेस क्या होते हैं? जो ये हमें इधर से दिखाई देते हैं। एज क्या होती है? ये वाली साइड्स। एज क्या होती है? ये वाली साइड्स, ठीक है। और एक होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? जहां पर भी दो साइड मिलकर दो एजेस मिलती हैं, उसी को हम वर्टिसेस बोलते हैं। जहां पर दो एज मिल जाएगी, उसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। जो फ्लैट पार्ट होता है, जैसे ये दिखने वाला, ये दिखने वाला, जो भी फ्लैट पार्ट होगा, उसको हम फेस बोल देते हैं, इसको हम एज बोल देते हैं। और जो ये कॉर्नर होता है, इसको बोल देते हैं हम वर्टिसेस। जो ये कॉर्नर होता है, इसको बोल देते हैं हम वर्टिसेस, ठीक है। कॉर्नर में दिखने वाले को बोल देते हैं हम वर्टिसेस, ठीक है। तो जब हम पॉलीहेड्रन की बात करते हैं, जब हम पॉलीहेड्रन की बात करते हैं, तो पॉलीहेड्रन के पास होता है फेस, होता है फेस, होता है एजेस होते हैं, और वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पॉलीहेड्रन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, बस एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज पूछा जाता है। तो उस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली लिख लेना कि फेस और वर्टिसेस को जोड़ने के बाद जो आता है वो एज प्लस 2 होता है। फेस और वर्टिसेस को जोड़ने के बाद जो आता है वो एज प्लस 2 होता है। यानी इसको और इसको जोड़ने के बाद जो आता है वो एज प्लस 2 होता है। जैसे सपोज करो आपके पास ये शेप है ना, आपके पास ये शेप है, इसके अंदर कितने फेस है? 1 2। जैसे आपका रूम है, आपके रूम के अंदर कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने फेस है? 6 फेसेस है। कितनी वर्टिसेस बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी वर्टिसेस बनेगी? 8। एज कितनी बनेगी? एज कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही एज बनेगी, और नहीं, एज ज्यादा बनेगी। और फिर जब हम उसमें 2 को जोड़ देंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रखना। पॉलीहेड्रन में डायरेक्ट यही चीज पूछी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना कि F
प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। एफ का मतलब है फेज, वी का मतलब है वर्टिसेस, ई का मतलब है एज, और 2 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है, अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारा क्यूबॉइड। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्यूबॉइड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये होता है फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। इस पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे बी ये डायरेक्टली ऑप्शन में आ जाए, तो आप इसको याद रखना। क्यूबॉइड होता है, जो अभी मैं आपको शेप बनाकर दिखा रही थी वो क्यूबॉइड की ही शेप होती है। जैसे कि अगर आप रूम ले लो, या फिर आप बोलो कि बहुत सारे रेक्टेंगल्स को, जैसे मैंने बोला आपकी बुक को, अगर मैं आपकी बुक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखती चली जाऊं और वहां से मुझे एक सॉलिड फिगर मिल जाए, जैसे अगर मैं आपके रूम की बात करूं कि इसकी कुछ तो लेंथ होगी, कुछ तो ब्रेंथ होगी, कुछ तो हाइट होगी, यानी कि इसमें हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेंथ भी होगी। जब ये तीनों चीजें किसी शेप के अंदर होती है, उसी को बोल देते हैं हम क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्या होते हैं, उसको हिंदी में बोल देते हैं घनाभ। क्यूबॉइड को हिंदी में बोल देते हैं घनाभ। और ये जो इनक्लोज फिगर होती है, जो रेक्टेंगल शेप की हमें दिखाई देती है, इसी को बोल देते हैं हम क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में जरा सा डिफरेंस होता है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। ये हमें स्क्वायर जैसी दिखाई देती है, जब बहुत सारे स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो वहां से हमें क्यूब मिल जाता है। ठीक है, इसकी एजेस की लेंथ इक्वल होती है, इसकी एजेस की लेंथ इक्वल नहीं होती, जरूरी नहीं है। सब में आपको हाइट मिलेगी, सब में आपको हाइट भी मिलेगी, सब में आपको ब्रेंथ भी मिलेगी, सब में आपको लेंथ भी मिलेगी। सब में आपको हाइट मिलेगी, ब्रेंथ मिलेगी एंड लेंथ मिलेगी, सब में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में जरा सा डिफरेंस होता है, जिसको इसको घनाभ बोल देते हैं, इसको घन बोल देते हैं। इसकी सारी एज इक्वल होती है, इसकी नहीं होती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम एंड एरिया की। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम एंड एरिया की। अच्छा, सबसे पहले आपके इसमें फेसेस वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था काउंट करके कि इसके अंदर नंबर ऑफ फेस कितने होंगे। नंबर ऑफ फेस, इसके अंदर नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, 1 2, ठीक है, 1 2 नीचे वाला, 3 4 5 6। आप अपने रूम में भी काउंट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो फ्लैट दिखने वाली जो दीवारें होती है उनको फेजेस बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 फेजेस हो गए। उसके बाद आ जाता है एजेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस की अगर मैं बात करूं तो वो 12 होते हैं। तो आप 6 का 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, वो 12 होते हैं। या फिर आप अपनी एजेस को काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 12। इसके बाद बात आ जाती है वर्टिसेस की। इसके बाद बात आ जाती है वर्टिसेस की। वर्टिसेस कितनी होती है, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर हो जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएंगे 8। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको काउंट करके बताया था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ फेस 6 होते हैं, नंबर ऑफ फेस 12 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होते हैं। इसमें भी सेम ही होगा, दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, इसमें भी सेम ही होगा, क्यूब में भी सेम ही होगा, 6 12 और 8। तो आप एक को याद करोगे तो दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। फेस हमारे 6 होते हैं, एज हमारी 12 होती है, वर्टिसेस हमारी 8 होती है। ये फॉर्मूला आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, सही उत्तर आएगा। ये फॉर्मूला आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीहेड्रन, किसी भी पॉलीगन की किसी भी शेप की आप बात करो, वो पॉलीहेड्रन ही होता है, बट वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला सब जगह पर अप्लाई होता है, उस फॉर्मूले पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। वैसे तो और भी शेप होती है,
जैसे एक पिरामिड होता है, सपोज करो नीचे स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर अगर मैं एक पिरामिड बना दूं ऐसे सारी सारी वर्टिसेस से, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बेस पिरामिड बन जाएगा। अरे क्या है, ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड बन जाएगा। एक होता है हमारा ट्रायंगल बेस पिरामिड, यानी कि ट्रायंगल की सारी वर्टिसेस से एक पिरामिड बना देना। आपने देखा होगा ये क्लोज बनेगा, है ना। नीचे सपोज करो एक ट्रायंगल शेप है, जैसे जिसको हम तंबू भी बोल देते हैं, जैसे हम टेंट लगाते हैं कहीं पर बाहर जाकर कैंपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसका जो बेस होता है कई बार वो स्क्वायर बेस होता है, कई बार वो ट्रायंगल बेस होता है, और जो ऊपर बनती है वो पूरी एक बंद शेप हो जाती है। ये भी इसी टाइप की शेप है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सपोज करो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की सारी साइडों को अगर मैं सीधा ऊपर एक लाइन में मिला दूं, तो ये एक तंबू टाइप से मुझे दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस क्या बोलते हैं, स्क्वायर बेस प्रिज्म बोलते हैं, या स्क्वायर बेस पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल बेस पिरामिड होता है। तो आप काउंट करके किसी की भी एज फाइंड आउट कर सकते हो, किसी की भी वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो, किसी के भी फेस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या आता है, हम्म अब आ जाता है हमारा जो क्यूबॉइड होता है, जब हम उसके वॉल्यूम की, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की और उसकी बात करते हैं एरिया की, तो वो क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और एरिया की अगर हम बात करें, एरिया बोले तो क्या, यानी जितने भी प्लेस को इसने घेरा हुआ है, जितने भी प्लेस को इसने घेरा हुआ है दैट विल बी एरिया। और जितना वॉल्यूम, जितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं, जिसके इतने इसके अंदर की जो कैपेसिटी है उसको बोल देते हैं वॉल्यूम। तो अगर मैं क्यूबॉइड, क्यूब, इन सब के वॉल्यूम और एरिया की बात करूं, तो क्यूबॉइड का एरिया क्या हो जाता है, सबसे पहले हम क्यूबॉइड के एरिया की बात करेंगे। अच्छा, साइड सर्कुलर सिलेंडर, इन सब के भी वॉल्यूम और एरिया की बात करेंगे। देखो, जो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है, तो पहले मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बना लेती हूँ। यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है, तो पहले मैं यही बना लेती हूँ। इसमें देखो, इसमें कुछ लेंथ होगी, है ना, इसका कुछ अपर वाला सर्कल होगा, इसमें कुछ लोअर वाला भी सर्कल होगा। इसको बोल देते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर एक सर्कल बनता है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, रेडियस। यहाँ पर भी बीच में कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा, रेडियस। अगर आपने कई बार देखे होंगे जो कांच वाले ग्लास होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, आपने देखा होगा जो उनका बिल्कुल बेस होता है जहां पर हम पानी भरते हैं, वो बिल्कुल गोल गोल हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वो एक सर्कल है। सेम ये भी एक सर्कल है, अगर आप अपने थोड़ा सा माइंड लगाओ तो ये भी एक सर्कल बना रहा है। अगर मैं इसमें सर्कल ही जोड़ दूं तो क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। फिर फिर मैं क्या करूंगी, इसको यहां से जोड़ दूंगी और इसको यहां से जोड़ दूंगी। ये देखो, ये बन जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का, जिसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी आर, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी होगी आर, और जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन है उसको बोल देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसको मिटा देते हैं, इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्यों, देखो मेरे पास है एक सर्कल जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मेरे पास है एक और सर्कल जिसका एरिया भी होता है पाई आर स्क्वायर।
बस हमें क्या करना है, एरिया में हाइट को इंक्लूड कर देना है, हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। एरिया में हाइट को इंक्लूड कर देना है, हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। और वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होती है, वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होती है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब क्यूब में होती है। फिर आ जाता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जो भी इसका पूरा पार्ट है वो। फिर आ जाता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एंड 2 पाई। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2h। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2h। देखो, सरफेस एरिया का मतलब होता है कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है। ऊपर से उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एरिया कवर किया हुआ है। नीचे से उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर कवर किया है। इन दोनों को जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। हाइट कितनी है उसकी, हाइट है उसकी h और h, यानी कि 2h। तो मुझे क्या पता चल गया, जितने एरिया को वो इनक्लोज करता है मुझे वो पता चल गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ डायरेक्टली, 2RH आएगा। क्या है ये, एक सेकंड एक सेकंड, मैं सही जा रही हूँ ना, हाँ बिल्कुल सही है, 2 पाई RH। अरे यहाँ पे आएगा 2 पाई RH। ठीक है, देखो कितने एरिया को कवर करता है, पाई आर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, वो तो मेरे को पता चल गया। दूसरी बात, ये तो हो गया अंदर वाला एरिया। फिर जैसे ये ऐसे घूमता है, क्या घूमता है, ये ऐसे घूमता है, जो ये वाली हमारी ये होती है ना, जिसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि की लंबाई होती है हमारी 2 पाई आर। कितनी होती है, परिधि की लंबाई होती है हमारी 2 पाई आर। बट हम तो बाहर वाली केवल परिधि की बात करेंगे, तो पाई आर और पाई आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। पाई आर यहां से मिलेगा, पाई आर यहां से मिलेगा, 2 पाई आर हो जाएगा। और हाइट हमारी हो जाएगी दोनों साइड वाली, यानी 2 पाई आर एच। जब मैं 2 पाई आर यहां से कॉमन लूंगी तो वो बन जाएगा आर प्लस एच। यानी टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, जितना भी एरिया उसने कवर किया हुआ है वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर और वो हो जाएगा आर प्लस एच। फिर आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो हमारा कर्वी एरिया है, जो हमारा कर्वी एरिया है, यानी कि 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, वो होता है 2 पाई आर एच। यानी कि जो हमारा कर्वी फेस है उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, वो हो जाएगा 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये बात याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, चाहे आप इस एरिया की बात करो चाहे इस एरिया की। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है, ठीक है, क्योंकि वो 3 साइडेड होती है इसलिए वो क्यूब में होती है। एरिया 2 साइडेड होता है इसलिए वो स्क्वायर में होता है। यही फर्क होता है स्क्वायर और एरिया के अंदर। ये तो था हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात। ठीक है, अगर मैं राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर की बात करूं, होलो मतलब जैसे पाइप की अगर आप बात करो, जैसे कोई पाइप होता है, प्लास्टिक पाइप होता है या लोहे का पाइप होता है, अगर आप उसकी बात करो उसके अंदर क्या होता है, होल होता है। वो सॉलिड तो नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, होल होता है। राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। तो ऐसा सिलेंडर होता है जो, जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये सिलेंडर, मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक ये सॉलिड सिलेंडर है, बट हम कर रहे हैं होलो सिलेंडर की बात।
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो खोखला है। कैसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं? जो खोखला है। तो ये सपोज करो इसके अंदर छेद है, ये आर पार दिखता है, ठीक है। ये कैसा सिलेंडर है? ये होलो, यानी कि अंदर अंदर वाले पोर्शन और बाहर वाली जो लेयर है उसके बीच में भी कोई एरिया कवर है। क्या देखा आपने? जो अंदर वाला है और जो बाहर वाला है, जैसे पाइप, पाइप होता है, पाइप के अंदर एक मोटी लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है ये वही लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये वही लेयर है, और इससे हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एक होल है, ये खोखला है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम खोखले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खोखले बेलन की बात कर रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। खोखले बेलन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी, जब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी, बताइए मेरे को इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या इसका वॉल्यूम हो जाएगा? कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। जब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी, चलो मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि जो ये बड़ा वाला सिलेंडर है, सपोज करो इसका फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, इसके फिक्स पॉइंट से, इसके फिक्स पॉइंट से यहां तक की लेंथ को मैं कैपिटल आर बोल देती हूँ, ठीक है। फिर जो स्मॉल वाला है, जो स्मॉल वाला सिलेंडर है, इसके जो यहां से यहां तक की लेंथ है इसको मैं स्मॉल आर बोल देती हूँ, ठीक है। एक कैपिटल आर रेडियस का है जो बड़ा वाला मुझे पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक की स्मॉल आर रेडियस हो जाएगी जो छोटा वाला अंदर वाला पोर्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम वो ही होगा जो अंदर वाला पार्ट होगा, यानी कि बाहर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं, मुझे पता है 2, मुझे पता है ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, वो भी पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 2 बार है। तो अगर मैं बोल देती हूँ 2 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर को आप माइनस कर दो तो एक ही बात आएगी, आर स्क्वायर में से आप आर स्क्वायर को माइनस कर दो तो एक ही बात आएगी, ठीक है। फिर मुझे ये डिवाइड भी करना होगा 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करना होगा? क्योंकि एक होलो सिलेंडर है और हमें चाहिए उसके अंदर का पूरा वॉल्यूम। तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। एक है हमारे पास बड़ा वाला, एक है हमारे पास बड़ा वाला सिलेंडर सिलेंडर एक है हमारे पास उसके अंदर वाला सिलेंडर। अब हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम वही होगी जिसके हम आर पार देख पा रहे हैं, वॉल्यूम वही होगी जिसके हम आर पार देख पा रहे हैं। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, बस इतनी बात याद रखना। बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे और हाइट हमारे पास है ही, हाइट को उसके अंदर तो लिख ही लेंगे, यानी हाइट तो उसके अंदर होती है, हाइट को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे और हाइट उसके अंदर होती ही है, सिलेंडर के अंदर हाइट को उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हमारा जो सॉलिड होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये जो आर स्क्वायर है बस हमने इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें हैं, ठीक है, बाकी चीजें सेम है। तो किसी भी चीज को याद करने का ये सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी चीज को याद करने का ये सबसे सिंपल वे होता है। आगे चले। अच्छा हाँ, अभी तो टोटल सरफेस एरिया भी बचा हुआ है, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी बचा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई एच। आर कितना है हमारा? आर है हमारा आर प्लस आर, क्योंकि हमारे पास 2 आर है, ठीक है।
फिर इसके अंदर और क्या ऐड करना है हमें, जो हमारा एरिया वाला पोर्शन है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा होलो सिलेंडर के लिए। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा होलो सिलेंडर के लिए। देखो जो ये 2 पाई आर एच होता है, ये क्या होता है, 2 पाई आर तो हमें पता है क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। एच क्या हो जाएगा, एच उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है अरे क्या हो रहा है, देखो 2 पाई आर तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर तो हो जाएगा उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं ये, यानी जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम 2 पाई आर। एच क्या होता है, एच होता है हमारी उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 पाई एच तो एज इट इज है। अब हमारे पास है दो सर्कल, अब हमारे पास है दो सर्कल, यानी एक आर रेडियस का एक आर, तो उन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर जो अंदर वाली चीजें हैं, यानी कि 2 पाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले एरिया भी हमें चाहिए, दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ऐसे ही हम यार ऐसे ही हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया भी सेम हो जाएगा जैसे 2 पाई एच आर प्लस आर। उसमें हमें अंदर वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए हम एज इट इज बार वाला रख देंगे, वही हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल में तो हमें अंदर वाला बार वाला पूरा चाहिए, बट जब हम कर्व की बात करते हैं, कर्व में हमें बस बार वाला चाहिए, आउटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यानी उसका बाहर वाला एरिया कितना कवर कर रहा है उसको हमें देखना है, यानी उसकी जो कर्वी फिगर है वो कितना एरिया कवर कर रही है, तो हमें बस यही वाला चाहिए। इसमें हम ये भी ऐड कर देते हैं अंदर वाला, तो टोटल बन जाता है। ठीक है, फिर आता है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बोले तो जिसमें नीचे सर्कल बनेगा, है ना, राइट सर्कुलर कोन बोले तो जिसमें नीचे सर्कल की शेप बनेगी। अरे यार, ठीक है, ये हो जाता है हमारा राइट सर्कुलर, जिसके अंदर यहाँ पर कहीं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, हम राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है। अगर इस फिक्स पॉइंट से वर्टेक्स तक की या ऊपर तक की हम लेंथ को ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक राइट एंगल बनता है, और जो ये नीचे वाली लेंथ होती है इसको बोल देते हैं हम रेडियस। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हमें बेस भी मिल जाता है, एक एंगल भी मिल जाता है, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर या कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, क्योंकि वहां पर राइट एंगल बनता है। सर्कुलर होता है क्योंकि नीचे सर्कल बनता है, इसलिए। ठीक है, ये होता है हमारा वर्टेक्स, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये हमारी रेडियस है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर एरिया है जिसको हम सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारी हाइट होती है ये पूरी। ठीक है, और जो ये टेढ़ी वाली हाइट होती है जिसको हम स्लैंट हाइट या तिरछी रेखा बोलते हैं, जिसको हम स्लैंट हाइट या तिरछी रेखा बोलते हैं, इसको एल से भी शो करा देते हैं। स्लैंट हाइट या तिरछी रेखा को हम एल से भी शो करा देते हैं। ठीक है, और जो ये एल होता है, इसको जो ये एल होता है ये इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइट भी हमारे पास है,
हाइट भी हमारे पास है और बेस भी हमारे पास है, तो ये एल हाइट हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये और ये तो दोनों बराबर ही होंगी, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, उसकी हेल्प से ये हम इजिली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से ये हम इजिली निकाल सकते हैं। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है, ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी? बहुत सारे बच्चों को मेंसुरेशन में दिक्कत थी, आई होप कि अब दिक्कत ना होए, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी दिक्कत भी दूर हो जाएगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस तो वो सारी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, इसकी जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम होता है, जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर 1/3 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें 3 साइड्स हमें दिखाई दे रही है, एक स्लैंट हाइट, एक नॉर्मल हाइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब हम वो टोटल सरफेस, चलो पहले कर्व सरफेस एरिया, जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो हो जाता है पाई आर एल। क्या हो जाता है? पाई आर ये वाला, और एल स्लैंट हाइट। ठीक है, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो पाई आर एल में एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, बस उसमें जो सर्कल होता है उसका एरिया इंक्लूड करना होता है। अगर यहाँ पर 2 सर्कल होते तो दोनों सर्कल का एरिया इंक्लूड कर लेते, बस इतना ही फर्क होता है। कर्व सरफेस एरिया जो बस बाहर वाली जो हमारी आउटर लाइन है वो कितना एरिया कवर कर रही है, जब टोटल सरफेस एरिया की बात आए तो टोटल कितना कवर कर रहे हैं तो हम उस टोटल की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें बस हम सर्कल को ऐड कर देंगे एरिया को और हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आजो, एक होता है हमारा स्पेयर, स्पेयर भी हमारा सर्कल का ही भाई होता है, सर्कल होता है हमारा 2D में और स्पेयर होता है हमारा 3D में, एक जो बिल्कुल राउंड फिगर होती है। अगर मैं बात करूं जैसे एक बॉल फुटबॉल या इन सब की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे उनमें भी 3 डायमेंशन होती है। क्या होती है? उनमें भी 3 डायमेंशन होती है। तो जो हमारा स्पेयर होता है वो भी एक 3 डायमेंशनल होता है, इसके अंदर भी रेडियस होती है, इसलिए ये एक सर्कल की तरह ही वर्क करता है। जब बहुत सारे सर्कल को आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हो, बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख देने से आपको कुछ हाइट भी मिल जाती है, तो वो ही होता है हमारा एक स्पेयर। ठीक है, जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, जब हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मैंने क्यों किया? क्योंकि ये तो पता ही है कि सारी डायरेक्शन में ये आर ही होगा, सारी डायरेक्शन में आर ही होगा। और जब हम 3D में आ जाते हैं, जब हम इस केवल सर्कल पढ़ते हैं तो वहां पर हम स्क्वायर करते हैं, जब हम 3D में आ जाते हैं, जब हम स्पेयर की बात कर लेते हैं तो वहां पर रेडियस का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओगे तो एक हाइट भी बन जाएगी, ये हाइट भी तो आर ही होगी ना यार, तो ये हाइट जब आर होगी तो स्क्वायर में एक और आर ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा आर क्यूब, इसलिए हम बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। क्या हो जाता है? ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो हो जाता है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर।
एक होता है हमारा हेमी स्फेयर, जैसे सेमी सर्कल होता है ऐसे ही हेमी स्फेयर होता है। जब बहुत सारे सेमी सर्कल को या फिर किसी बॉल को बीच में से कट कर दिया जाए, जब किसी बॉल को बीच में से कट कर दिया जाए और वो कुछ ऐसी दिखने लगे, जब किसी सर्कल को बीच में से कट कर दिया जाए, बाउल बना देते हैं, जैसे एक कटोरी की शेप होती है ना, ऐसे जब किसी सर्कल को बीच में से कट कर दिया जाए, जब किसी सर्कल को बीच में से कट कर दिया जाए और वो एक बाउल बन जाए, वो एक बाउल की शेप में बन जाए, उसी को बोल देते हैं हम हेमी सर्कल। ठीक है, अगर हम किसी स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे या किसी बॉल को बीच में से कट कर दे या कोई बाउल की शेप जो होती है वो हमारी हेमी स्फेयर होती है। हेमी स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी इसकी आधी, हेमी स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा। फिर जब हम उसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा, भाई देखो ये तो पूरा बंद था इसलिए इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं था, बट ये थोड़ा हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी हमें दे रहा है, तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे वो बताइए कितना हो जाएगा। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो बताइए कितना हो जाएगा। वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2πr²। ठीक है, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया तो हो गया मेरा 2πr², क्योंकि आधा नीचे से घेरा हुआ है आधा ऊपर से घेरा हुआ है। ठीक है, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ हाइट भी इंक्लूड होगी, जिस हाइट को हम आर ही बोलते हैं, जिस हाइट को हम आर ही बोलते हैं वही हमारी हाइट होती है। तो ये हो जाएगा 2πr², यानी ये वाला तो पूरा हो ही जाएगा, प्लस जो ऊपर वाला एरिया है ना उसको भी इंक्लूड कर लेंगे πr²। अब हमें पता है ऊपर एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का एरिया होता है πr², दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 2 प्लस 2r प्लस 2π प्लस r, क्या आ जाएगा πr हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर बच जाएगा 2r प्लस r है, यहाँ बच जाएगा 2r प्लस r, यही बचेगा क्या 3πr²। हाँ बिल्कुल सही, ये बन जाएगा 3πr²। ठीक है, ये बन जाएगा 3πr², यानी कि यहाँ पर सारे सर्कल ही हैं तो इसलिए यहाँ पर 3 सर्कल का ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 3πr²। ठीक है, क्या बन जाएगा 3πr²। ये लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें रिकॉल हो जाएगी। इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें हमें और क्लियर हो जाए, इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो गिवन है द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट एंड स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 21, स्लैंट हाइट गिवन है 28। स्लैंट हाइट को हम एल बोलते हैं, इसको हम एच बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ मेरे को क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3πr²h, यही होता है, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कौन। अरे भाई यही होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, यही होता है। अब हमें देखो एच भी हमारे पास है बट आर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये होता है h² प्लस r²। मैं यहां से r निकाल लूंगी इजिली, l² माइनस h² हो जाएगा। l कितनी दी हुई है 28, यानी कि 28 का स्क्वायर हो जाएगा। h कितनी दी हुई है 21, यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस जब हम करेंगे ये आ जाएगा हमारा 7√7। ठीक है, 7√7 आएगा, आप निकाल कर भी देख लेना, ये हो जाएगा 1/3π
7√7 का स्क्वायर, हाइट कितनी है मेरी 21, ठीक है। देखो 3 7 जा 21, ये हो जाएगा पाई 7, ये है 7 × 7 पाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7² × 7 × 7। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 49 × 49 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 49 × 49 पाई। अगर मैं 49 की 2 बार मल्टीप्लाई करूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की भी वैल्यू मुझे खोलनी होगी, 49 × 49। अगर पाई में आंसर गिवन होगा तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना। अगर आंसर पाई में गिवन नहीं है और ऑप्शंस में पूरी वैल्यू गिवन है तो आप पाई को भी ओपन कर लेना। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 से जब इसको कट करोगे और कट करने के बाद कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, जो आई है 7546, जो आई है मेरी 7546, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी फिगर होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कोण होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं। लाइंस और एंगल की जहां पर हम बात करते हैं वही होती है हमारी ज्योमेट्री, ठीक है। पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक डॉट जैसा दिखने वाला, जिसको हम पॉइंट बोल देते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बन जाती है एक लाइन, जिसको हम लाइन बोल देते हैं, ठीक है। लाइन हमारी कई तरह की होती है, जैसे एक दूसरे को कट करने वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन बोल देते हैं, ठीक है। और जब ये पैरेलल लाइन कट कर दे तो इनको ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होती है पैरेलल लाइन, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और लाइन का कोई एंड नहीं होता, इसलिए लाइन को हम किसी एंड पर खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए हम लाइन पे एरो लगा देते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या इतनी बात समझ आ गई? फिर आ जाते हैं हमारे एंगल। जब दो लाइनों के एंड पॉइंट आपस में मिल जाए, जब दो लाइनों के एंड पॉइंट आपस में मिल जाए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके एंड पॉइंट आपस में मिल जाए और वर्टेक्स बन जाए, और जो वर्टेक्स बनता है वहां पर एक एंगल बनता है, उसी एंगल की हम बात करते हैं, वो एक एंगल होता है। और एंगल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, एंगल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे जब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, जब कोई एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री से छोटा होता है, जब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम बोल देते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 30 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है। जब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको बोल देते हैं हम एक्यूट एंगल। जब कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, जब कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है उसको बोल देते हैं हम राइट एंगल। क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम राइट एंगल, जहां पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए। फिर होता है हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री जब एंगल होता है उसको बोल देते हैं हम ओबट्यूज एंगल, ओबट्यूज एंगल, ठीक है। ये भी जैसे 30 90 से कम है तो ये एक्यूट है, ये राइट है, और ये ओबट्यूज एंगल है, ठीक है। ओबट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? ओबट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा एक सीधी लाइन, जिस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसको बोल देते हैं हम स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हो जाता है 180 तक। फिर जब 180 और 270 के बीच में पहुंचता है उसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, यानी 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, उसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जब कोई एंगल ऐसे होता है,
180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जैसे 270 बोल दो, और 360 से छोटा होना चाहिए, इसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। 360 वाले एंगल को बोल देते हैं हम कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को बोल देते हैं हम कंप्लीट एंगल। फिर होते हैं हमारे, ये तो एंगल हो गए, फिर होते हैं हमारे, सपोज करो अगर दो एंगल को मिला दिया जाए, ठीक है, फिर होते हैं हमारे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? टू एंगल सम विल बी, टू एंगल सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे 30 और 60 कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 45 कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे वाले एंगल्स को हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जहां टू एंगल सम इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाए, जैसे अगर एक एंगल 120 डिग्री का है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 180 डिग्री बन जाएगा, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। आई बात समझ में? फिर आ जाता है एडजेसेंट एंगल। फिर होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एक साइड कॉमन होती है। सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो यहाँ पर दो एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर। ये लाइन दोनों एंगल के लिए कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट। या फिर अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से होती हुई एक लाइन जा रही है, और इन दोनों लाइनों में ये लाइन कॉमन है, यानी एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे when two angle have common side. When two angle have common side, then they are adjacent angle. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है, सपोज करो ये कोई एंगल बन रहा है और यहां से कोई लाइन चली जाए, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो ये 30-30 में जब बट जाए, यानी कि दो एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो हो जाता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। जब दो एंगल दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, तो वो हो जाता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप इस क्लास को फिर से देख लेना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, और जब चीजें ज्यादा होती हैं तो हमें फास्ट ही चलना होता है। एक होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल, एक होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल में कंफ्यूज मत होना। लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल में बस इतना ही फर्क होता है, दोनों में कॉमन साइड होती है, बट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। कॉमन साइड होगी और दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, वही हमारे क्या होते हैं? वही हमारे लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये और ये। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या यार, बताना मेरे को। उनकी बात कर लेते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनसे मिलकर जो एंगल बनता है। चलो, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से जो एंगल बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। कौन कौन से एंगल होते हैं? ये वाले एंगल को 1 बोल देते हैं, ये वाले एंगल को 2 बोल देते हैं, ये वाले एंगल को 3 बोल देते हैं, ये वाले को 4 बोल देते हैं, ये वाले को 5 बोल देते हैं, ये वाले को 6 बोल देते हैं, ये वाले को 7 बोल देते हैं और ये वाले को 8 बोल देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 2 और 8, 7 और 1, 3 और 5, 6 और 4 कैसे एंगल है? देखो, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2, ओए हाय, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6 कैसे हैं आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, जैसे अब 1 और 3 की बात करेंगे, है ना। 1 और 3 और 6 और 8 ये वाले एंगल है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि लाइन के ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, इनको बोल देते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कुछ बचा तो नहीं ना? अच्छा, 1 3 2 4 7 5 8 6, अच्छा 1 और 3, 2 और 4, 7 और 5, 8 और 6 ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यार। एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8 ये कौन से एंगल हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाले एंगल और ये 2 और 6 और 7 और 3 की बात करें तो ये हमारे वर्टिकली वो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि जो इंटीरियर में हो अल्टरनेट हो उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए आगे चलते हैं, क्या बचा है और कुछ देख लेते हैं भाई, कुछ बचा है क्या? कोऑर्डिनेटर, सेक्टर, सेगमेंट ये सब मैंने आपको बता दिया है, कोड भी मैंने आपको बता दिया है सर्कल का, क्वाड्रिलेटरल भी मैंने आपको समझा दिया है, ट्रायंगल भी मैंने आपको समझा दिया है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है। बस 2 बात और सीख लो। देखो, स्केलेन ट्रायंगल होता है वो जिसकी सारी साइडें इधर उधर होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी साइडें आपकी इक्वल हो या 2 साइड इक्वल हो या 3। स्केलेन ट्रायंगल वही होता है। आइसो स्केल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि एक होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी और एक होता है हमारा सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी? कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल इक्वल। ठीक है, यहाँ पर तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, बट
जब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, जब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, सिमिलरिटी में अगर मैं ये साइड उठा रही हूं तो इसकी भी मुझे ये साइड उठानी पड़ेगी। अगर मैं बी ये उठा रही हूं, यहां पर रेशो इक्वल होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मैं ए बी उठा रही हूं, ए बी और बी सी कर रही हूं, तो वहां पर मुझे पी क्यू और क्यू आर करना पड़ेगा, यानी कोरस्पॉन्ड जो भी मैं साइड उठा रही हूँ उनका रेशियो इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये साइड अगर मैं उठा रही हूँ तो ये इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड अगर उठा रही हूँ तो ये इस साइड के इक्वल होगी, ये एंगल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये इस एंगल के इक्वल होगा। यानी वहां पर क्या होगा, वहां पर रेशियो इक्वल होगा, यहाँ पर साइड और एंगल ही इक्वल होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी में कई सारी चीज होती हैं, जैसे एस एस एस, यानी कि या तो सारी साइड इक्वल हो, या फिर एस ए एस यानी कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, या फिर तीनों एंगल इक्वल हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज होती है। यहाँ इक्वलिटी की बात चलती है, वहां पर रेशियो की बात चलती है, बस इतना फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी में। और तो कुछ नहीं बचा ना, और कुछ नहीं बचा। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी अगर कुछ बच गया होगा तो हम जब हम सैंपल पेपर को सोल्व करेंगे वहीं पर उसका डिस्कशन कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरा आज की चीजें जो मैंने बताई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मैंने थोड़ी जल्दबाजी की है तो प्लीज मेरी परेशानी को समझना, थोड़ा आज थोड़ी जल्दबाजी है मेरे को भी, तो इसलिए मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, कोई चीज छूटे ना ये भी कोशिश की है। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप इस क्लास को फिर से देखेंगे, फिर से देखने के बाद जो आपको सैंपल पेपर मिलेगा उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, सब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। हाय मम्मी।